कि पहले हम लोग क्या सीखे थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण। ठीक है, ये क्या था? एक संग्राम था जो कहाँ हुआ था बोलिए? अमेरिका में। किसके किसके बीच? अमेरिका और इंग्लैंड के बीच। समस्या क्या था? संग्राम हुआ तो क्या था कि अमेरिका वासी को इंग्लैंड वाले ने क्या बना दिया? अपना गुलाम बना लिया था, या कह सकते उपनिवेश बनाया था, जहाँ पर बहुत प्रकार की सभ्यता संस्कृति अमेरिका और इंग्लैंड में क्या थी? सभ्यता संस्कृति को लेकर भिन्नता थी। अमेरिका वाले को लगा कि ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है, थोपा जा रहा है, और बहुत सारे कारण था जिसके कारण वहाँ के लोग क्या हुए? इंग्लैंड वाले को प्रति विद्रोही हो गए। और कोई भी घटना होता है या कोई भी आप काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई परिणाम आता है ना जी, रिजल्ट। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद उसे क्या रिजल्ट आए, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जरा देखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। विभाजन रेखा का मतलब क्या होता है कि एक अलग अलग खेमा बट गया। खेमा का मतलब समझ में रहा ना क्या? जैसे कि एक अलग अलग पार्ट हो गया, हिस्सा, जमीन से हिस्सा नहीं, एक विचारधारा भी आप कह सकते हो। ठीक है, एक ऐसी घटना हुई जो एक समय को दो बराबर भागों में बांट दी। ये दो बराबर नहीं कह सकते हो, या कह सकते हो कि दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इसके तत्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही क्या थे? निर्णायक थे। उस समय भी कुछ परिणाम निकले और कुछ दीर्घकालिक, मतलब वैसा परिणाम जो बहुत दिनों तक चलता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया था, तत्कालिक परिणाम क्या था कि लोग मास्क लगा के घूमने लगे। दीर्घकालिक परिणाम क्या हो गया? लोगों को अब क्या हो गया? डर हो गया कि ऐसे भी बीमारी भी आ सकता है। ठीक है ना, पहले भी था, लेकिन अब आगामी 100 वर्षों तक, 50 वर्षों तक लोग डर के रहेगा ना जी। तो ये क्या दीर्घकालिक परिणाम हुआ? ये क्या था? अल्पकालीन क्या था कि लोग मास्क लगा घूमने लगा, एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से पहला देखिए, इंग्लैंड का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। सॉरी, बात सेम ही है। बात देखिए, बात समझ में आ रही है? कभी ब्रिटेन को, कभी आपको बताएंगे ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों क्या है। था एक समस्या, एक इस पर एक है जानकारी आपके साथ साझा करी जाएगी। ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश कहाँ से निकल गया जी? हाथ से, तथा अटलांटिक महासागर पर पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने विश्व को प्रभावित किया। जैसे ही इंग्लैंड वालों ने अमेरिका वालों को छोड़ा, तो अमेरिका क्या हुआ? एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, और वो पूरा विश्व को क्या किया जी? प्रभावित किया। आज भी पूरा विश्व पर किसका दबदबा है? अमेरिका का दबदबा है। अगर अभी सुन लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। इधर का जितना सारा देश है ना, वो सब चाहता है कि इधर भारत जैसे जो देश है, चाइना वगैरह, वो सब ना भरे, एशिया के देश ना भरे। इसलिए वो सब क्या करते हैं? इन दोनों देशों के बीच में हमेशा झगड़ा वगैरह करवाते रहता है। और ये सब क्या करता है? यहाँ बंदूक बेचेगा, हथियार बेचेगा, तुम मरो कटो, हम लोगों से आगे मत निकलो। आज देखो, ये सब यूट्यूब, मोबाइल को, ये सब जितना सारा एंड्रॉइड सिस्टम है, ये सब कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है? वहीं से, अमेरिका से। ये चाहेगा तो एक झटका में किसी को तबाह कर सकते हैं अमेरिका। समझ में रहे ना? तो ये वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है, और ये लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोगों का क्या हो? विकास हो। तो भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी था, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। वाणिज्यवादी का मतलब क्या होता है ना, कि व्यापार वगैरह करने से क्या किया जाता था? रोका जाता था। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका वासी को इतना अधिकार नहीं था कि हम भी क्या कर सके? उतना व्यापार कर सकें। व्यापार कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना बाद में हुआ है ना, 31 दिसंबर 1600 में हुआ है। नहीं, लेकिन ये तो 1789 की बात है ना। हाँ, तो हुआ था। क्या था जी? हुआ था। ठीक है ना, ये तो सब बात की घटना है। तो मान लो सीधे कहो कि अपन ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख हमारे हम लोग किताब में नहीं है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सरकार वहाँ व्यापार करती थी ना, तो अमेरिका वासियों को व्यापार करने का अनुमति नहीं था, उतना ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने क्या किया? विद्रोह करना चालू किया। ये भी ध्यान में रखिएगा। और अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को क्या किया? मजबूत किया। लेसेज फेयर क्या होता है? एक समझ लो, कोई ऐसा व्यापार जो क्या हो? मुक्त व्यापार हो, आप किसी से कोई बेच सकते हैं, ज्यादा प्रतिबंध वगैरह ना हो। एक सिद्धांत दिया था लेसेज फेयर। ठीक है, एडम स्मिथ ने दिया था, याद रखिएगा। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं जी। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था बोलो? लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है? मुक्त व्यापार। ठीक है, कोई आप लाइसेंस वगैरह नहीं, माने ज्यादा झंझट वगैरह के चांसेस ना हो। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखेंगे। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय को गया और उसके मंत्रियों के माथे
मार दिया गया। मतलब ये हार किसी कारण हुआ है? जॉर्ज तृतीय के कारण हुआ है। तानाशाह बनने में जॉर्ज तृतीय का सपना क्या हो गया? चूर हो गया, उसको हटा दिया गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त मतलब समझ में आ रहा है ना? मंत्रिमंडल उसका खत्म। मंत्रिमंडल समझ में आ रहा है? जैसे अभी नीतीश कुमार बिहार में काम कर रहे हैं, इनके साथ बहुत सारा मंत्री है ना जी। अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो उनका मंत्रिमंडल रहेगा? नहीं रहेगा, बर्खास्त। तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त। अधिक उदार होने का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ ज्यादा झगड़ा वगैरह ना करना, या बोल सकते हैं निरंकुश वाला नीति नहीं अपनाना। ठीक है। और इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। जैसे पहला सुधार क्या हुआ कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। 1782 में कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। कब? 1793 में। सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से क्या हो गया? जुड़ गया 1800 में। मतलब उन लोगों ने अब लगा कि भाई इतना हम ज्यादा कड़ाई करेंगे तो मेरे जितने सारे आसपास के देश होगी सब क्या हो जाएंगे? विद्रोह करने लगेंगे। इससे थोड़ा क्या हो गया? शांत हो गया। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता के वर्चस्व क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब राजतंत्र था लेकिन सीमित था, और राजनीतिक। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी क्या किया? पराजित। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्का मत लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी क्या किया? प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने क्या किया था? भाग लिया था। मतलब जब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हो रहा था तो अमेरिका वासियों का सपोर्ट कौन किया था? फ्रांस ने किया था। कौन किया था? फ्रांस के कौन सैनिक था जी? एक लाफायते नाम का था। ठीक है। और जब वो स्वदेश लौटा, कौन स्वदेश लौटा? लाफायते। मतलब अमेरिका से लड़ाई वगैरह करके कहाँ गया? फ्रांस गया। तो अब देखो क्या हो रहा है वहां। तो अब राजतंत्र के प्रति जनता को क्या करने लगा? जागरूक करने का प्रयास करने लगा। और दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था बुरी तरह क्या हुई थी? प्रभावित हुई थी। स्वाभाविक, अगर आप कहीं मान लो कि गांधी जी कहाँ थे, एक छोटा सा घटना बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार हुआ था तो उन्होंने पहले वहां सत्याग्रह चालू किया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, अंग्रेजों के विरुद्ध। अब देखे कि भाई वही धंधा हमारे देश में हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका इधर है ना जी। जब गांधी यहाँ थे तो उनको लगा था कि यहाँ पर अत्याचार लोगों के साथ ऐसा नहीं। जब वो भारत में रह भाई तो मेरे देश में हो रहा है, तो यहाँ भी उन्होंने लड़ना क्या किया? लड़ना में तो मारामारी नहीं करना है, मतलब इस सबको लोगों को जागरूक किए। उस तरह किसके साथ हुआ है? लाफायते के साथ। तो लाफायते कौन था? एक सैनिक। कहाँ? कौन सैनिक था? फ्रांसीसी। किसके विरुद्ध लड़ा था? अमेरिका। इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था, अमेरिका की ओर से। राजनीति में जनता की भागीदारी का क्या हुआ? मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीति में पहले इलीट सोसाइटी के लोग क्या करते थे? भाग लेते थे। इलीट सोसाइटी का मतलब एक सामंतवादी परिवार के लोग क्या कर लेते थे? अब आम जनता भी भाग लेती है। समझ में रहा है ना? पहले किसी विशेष परिवार के ही लोग नेता वगैरह होता था, वैसा बात नहीं रहा। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। अंतःकरण का मतलब समझ में आ रहा है ना? कि जो आपको मन कर रहा है धर्म का आधार पर करिए। ईसाई बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी धर्म का किसी धर्म को मान लेंगे, नहीं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं एक कानूनी दायरे में रहकर। ठीक है। स्वतंत्रता मिली और मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता। एक और एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, हम लोगों के यहाँ भी क्या है? मौलिक अधिकार संविधान दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक। ये कहाँ से अधिकरण किया गया मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार क्या? आपको बोलने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। समझ में रहे ना? आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भेदभाव करेगा तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लोगों के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध भी। इस प्रकार के अपने गरिमामय जीवन जीने के लिए सरकार संविधान क्या करिए जी? हम भारत का मूल अधिकार दिए। उस मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उसी प्रकार से अमेरिका वासियों को भी मिला था उस जमाने में। उस जमाने में का मतलब कब? 1789 में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब बना था? 1789 में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत। उत्तराधिकार कानून समझते हो? अब ऐसे देखो, हम लोग भारत की बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि उत्तराधिकार कानून समझो क्या होता है। जैसे मान लो एक लड़का है, उसके पिताजी हैं और फिर उसके दादाजी। उसके दादाजी का डेथ हुआ, उसका संपत्ति कौन लिया? उसके पिताजी। फिर उसका पिताजी का डेथ कौन होगा तो फिर कौन लेगा? उसका लड़का लेगा। ये होता है क्या? उत्तराधिकार संपत्ति पर भारत में किसका अधिकार है? पुरुषों का अधिकार है, मतलब लड़कों का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, संविधान ऐसा नहीं करता है। उनके संतानों का अधिकार है।
संतानों का अधिकार मतलब समझ में आ रहा है ना, कि मतलब उसके बच्चों को, भले बेटी नहीं लेती वो अलग बात है, उसका शादी से चला जाता है, लेकिन अधिकार जितने बच्चे हैं सबका बराबर बराबर अधिकार है। तो वहां पर अमेरिका में ऐसा किया गया कि जो उत्तराधिकार नियम है उसमें महिलाओं को भी क्या मिला, भागीदार मिला। बात समझ में रहा है ना। और मानो कोई शादी किया तो जितना महिला का अधिकार है उतना। एक और भी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी का एक पति और एक पत्नी है, ठीक है, अगर पति का मौत हो जाता है या किसी कारण से देहांत हो जाता है तो संपत्ति का मालिक कौन होता है, उसकी पत्नी होती है। वो जब तक जीवित रहेगी तब तक उनको बेटों को जमीन बेचने का अधिकार नहीं होगा। वो चाहेगी तो जमीन से बेदखल कर सकती है अपने संतानों को। ये भारत का मैं रिवाज बता रहा हूँ, ठीक है ना। उत्तराधिकार समझ में आना है कि आपके जो गार्जियन है उनके जाने के बाद कौन मालिक बनेगा घर का, ठीक है। ये हो तो अमेरिका गणतंत्र बना जहां मॉन्टेस्क्यू के शासन अमेरिका गणतंत्र बना तथा जहां मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को क्या मिली, मतलब सुनो शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या हुआ कि अभी भारत में क्या शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास ही है, सभी शक्ति बांटा गया है कि नहीं, पंचायत से लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार कोर्ट का सबके पास शक्ति है। तो शक्ति का क्या किया गया है, विभाजन किया। वहां भी ये बात लागू किया गया। कहाँ, अमेरिका में। किसके नेता कौन था जी वहाँ, मॉन्टेस्क्यू था। अब देखो वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो कि उचित नहीं था। एक चीज गलत हुआ कि जो भी वोट कौन दे पाएगा, जिसके पास वोट होगा, क्या मैंने वोट नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा, समझ में रहा है ना। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। ठीक किया गया था ना, क्योंकि महिलाएं बहुत खतरनाक होती है। अन्याय हुआ था कि न्याय हुआ था, अन्याय हुआ था। तो वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया और मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो क्या उचित नहीं था। भारत में क्या है, भारत में कौन वोट दे सकता है, किसी भी जाति धर्म समुदाय से उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए, वोट दे देगा। ये भले यहाँ भी रहता है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग वही वोट देते, तो ठीक रहता है ना, ठीक रहता है नहीं। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो लोग पढ़े लिखे लोगों को चुनते, क्या कोई नेता नहीं बन सकता था। लेकिन अगर चलो इस पर कोई बाद में बात किया जाएगा, चलो यहाँ तक समझ में आया ना जी। 10 समझो। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत हुआ। शक्ति के पृथक्करण का मतलब शक्तियों को क्या किया जाए, बांट दिया जाए। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मतलब राज्य क्या करेगा, किसी विशेष धर्म को मानेगा ना, नहीं मानेगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, किसी राज्य का धर्म अपना नहीं होगा। भारत कौन देश है, हिंदू राष्ट्र देश है ना, नहीं। धर्मनिरपेक्ष है मतलब हिंदू को मानता है नहीं, मतलब किसी माने अपना देश का कोई धर्म नहीं है। सब धर्म के साथ, सभी धर्मों के साथ क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है संविधान के अनुसार, ठीक है। भले ही वो अलग बात है, इतना आप समझ रहे हो। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता समझ में आ रहा है ना, मतलब अब 18 साल का आप हो गए, आपको ही नहीं कोई आपको दवा बना देगा, इसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार माने गए इन सिद्धांतों का प्रसार पूरे यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व को क्या किया जी, स्थापित कर दिया। मतलब फ्रांसीसी, अगर फ्रांस में भी क्रांति हुआ तो जिसका प्रभाव कहाँ से गया था, अमेरिका से गया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये क्या समझ पाए होंगे और इसे एक बार क्या करेंगे, आप दोबारा पढ़ेंगे। फिर भी कोई समस्या होगा तो आप मेरे साथ साझा करेंगे।